तो अब हम शुरू करते हैं हमारे बेयर एक्ट से थोड़ा सा पढ़ना कि क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं। सेक्शन 3 कहता है सेंट्रल गवर्नमेंट, अब देखो इसको भी अंडरलाइन करते जाना, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स, बोर्ड, कमिटी, अदर एजेंसीज, ये सब क्या करेंगी, as the case may be while implementing the provisions of this act shall be guided by the following fundamental principles। लो अब आपके सामने एक सवाल आ जाएगा, आप कहोगे क्या सवाल। सेक्शन 3 of JJ Act applies to central government, state government, NGOs, नगर पालिका, बोर्ड, कमिटी, all of the above। क्या लगता है, what should be the answer? All of the above। हाँ, इट शुड बी ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि यहाँ पे जो और अदर एजेंसीज है, यहाँ पर आपने कॉन्स्टिट्यूशन में एक शब्द पढ़ा होगा एजस्डम जेनरिस, एजस्डम जेनरिस का सिद्धांत, एक जैसे जो दिखते हैं, है ना, उसके साथ हम इसको इंटरप्रेट करेंगे। ठीक, तो ये आपका पहला क्वेश्चन यहीं से आएगा, सेक्शन 3 किस किस पे लागू होता है। अब मान लो बोर्ड और कमिटी है ना, ये दोनों लिखे हुए हैं और वो वहां पे लिख दे से कमिटी की जगह कॉर्पोरेट्स। ठीक, तो हमको कोशिश क्या करनी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ये इस प्रकार की जो एजेंसीज हैं जैसे एनजीओ वगैरह या बोर्ड और कमिटीज, इन पर तो लागू हो रहा है, पर अगर कॉर्पोरेट लिखा हुआ है, कोई अन्य कुछ यहाँ पर संस्था का नाम आ जाता है, तो उस चीज को हम यहाँ पर मना करेंगे। इन पर्टिकुलर बॉडीज के लिए स्पेसिफिकली लिखा है कि ये गाइड होंगे बाय दीज प्रिंसिपल्स, राइट। तो एक क्वेश्चन तो आपका ऊपर वाली लाइन से ही बन गया। यहाँ पे ये जो बोर्ड है, बोर्ड के साथ साथ कमेटी को 2021 से इंटीग्रेट किया गया है। ठीक है, जो शब्द कमेटी है ये आपका बोर्ड के साथ इंटीग्रेट हुआ है 2021 के अमेंडमेंट से, हल्का सा मार्क कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट में नहीं है। ठीक, अब हम शुरू करते हैं कि क्या हमारे प्रिंसिपल से, कौन कौन से प्रिंसिपल से गाइड होंगे। सबसे पहले आता है प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस। प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस की बात होती है, आई से क्या है, आपका प्रिजम्पशन क्या रहेगा कि ये बच्चा इनोसेंट है, इसकी कोई द्वेष भावना नहीं थी, इसकी कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं थी। मान लीजिए आप कल को जेजेबी में बैठे हुए हैं, ठीक है, और एक केस आता है आपके सामने और ये कहा जाता है कि ये बच्चा 15 साल का है और इस 15 साल के बच्चे ने अपने दोस्त के कोल्ड ड्रिंक में जहर मिला दिया। ऐसे में क्या आप प्राइमा फेसी उस बच्चे को अपराधी मानेंगे कि नहीं मानेंगे? नहीं मैम। हाँ, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम बच्चे को हमेशा बेनिफिट देंगे किस बात का, प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस का, कि ये कोई भी बच्चा जो आया है ना, इसकी क्रिमिनल इंटेंट या मेलिफाइड इंटेंट नहीं है ना। इसका मतलब बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा जेजे एक्ट में किस पर रहेगा, किस पर रहना चाहिए, प्रोसिक्यूशन पे। ठीक है, सो इसका मतलब जेजे एक्ट के अंतर्गत रिवर्स बर्डन नहीं है। पॉक्सो में हमने देखा था, इवन दो वो आपके पर्टिकुलर सिलेबस से बाहर था वो सेक्शन, लेकिन पॉक्सो में हमने क्या देखा था, रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ है ना। यहाँ पर रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ नहीं है, प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस। पहला प्रिंसिपल आगे लिखेंगे आई, बेयर एक्ट पे आई लिख लीजिएगा। फिर दूसरा प्रिंसिपल देखिए क्या कहता है, दूसरा प्रिंसिपल कहता है डिग्निटी एंड वर्थ। एक बच्चा आया आपके पास, उसके माँ बाप नहीं है, ऐसे ही स्लम्स में पला बड़ा है और उसके ऊपर चोरी डकैती का आरोप है। अब आप बोर्ड में बैठे हुए हैं, आप प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट बन गए, उसके अंदर घुसते ही आपको बदबू आई, आपने कहा बाहर निकल यहाँ से, बाहर जाके बैठ। क्या ये सही बिहेवियर है? नो मैम। या मैं ये कहूं ये बच्चा स्पेसिफिक कास्ट से है और मैं उसके 2-4 थप्पड़ मार दूं,
जैसे कि अभी रिसेंटली बड़ा फेमस हो रहा है मेरठ का वो एसपी वाला जो केस है, वो ठीक रहेगा? या क्यों किया तूने, क्यों चोरी करी, बोर्ड में जो मेंबर बैठे हुए मारो इसके 2 थप्पड़, क्या ये करना ठीक है? नो मैम। नो मैम। ट्रायल के दौरान मैं उस बच्चे को हीन भावना से देखूं, बेचारा। ये सब प्रिंसिपल ऑफ डिग्निटी एंड वर्थ कहता है कि आपको समान प्रकार से, समान तरीके से उस बच्चे के साथ बिहेव करना है जैसे कि अन्य लोगों के साथ आपको करना चाहिए। तो कहने की भी बात नहीं है। आई थिंक इंडिया में वन थिंग जो बहुत लैक करता है वो यही है, डिग्निटी एंड वर्थ। इसीलिए शायद इतनी भीड़ भी है, इतनी होड़ भी है हर किसी की सरकारी नौकरी में जाने की। मतलब जस्ट जस्ट प्रिजम्पशन, एक एक पॉइंट आता है ना कि बहुत इज्जत मिलती है ना, तुम किसी पद पे पहुंच जाओ तो बहुत इज्जत मिलती है। जब आप बाहर निकलेंगे, विदेश पहुंचेंगे, या आप लिटरेचर पढ़ेंगे ज्यादा से ज्यादा, तो आप ये रियलाइज करेंगे कि हर समाज और हर सोसाइटी में ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पे थोड़ा सा फर्क तो पड़ जाता है। जैसे ही पता चलता है जज साहब आ रहे हैं तो आपको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलने लगता है। अभी वो फ्रांस के जो वो आए थे, राष्ट्रपति आए थे, रैंडम मुंबई में जॉगिंग करते हुए घूम रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में भी है, और वो क्योंकि हमारे दिमाग में है, तो हम किसी के साथ इक्वल ट्रीटमेंट कर भी नहीं पाते। सबके साथ, इंक्लूडिंग मी, सबके साथ होता है। तो ये ब्लैबर को हटाते हैं, इसके आगे क्या लिखते हैं, आईडी, कि हमें डिग्निटी एंड वर्थ मेंटेन करना है। तो सबसे पहला प्रिजम्पशन है भाई इनोसेंस का, दूसरा है डिग्निटी का। अभी तक हमारा कोड वर्ड हो गया आईडी। सबसे पहले सेक्शन 3 में हमें क्या याद रखना है, आईडी। आईडी मतलब इनोसेंस और डिग्निटी वाला जो हमारे क्लॉजेस है। अब भाई जब तुम आईडी दिखाओगे, कहीं पे गए हो, खेलने जा रहे हो, मूट कोर्ट करने जा रहे हो, तो क्या आईडी चाहिए, किस चीज के लिए, पार्टिसिपेशन के लिए। तो यहाँ पे थर्ड क्लॉज आता है पार्टिसिपेशन। ठीक है, इसके आगे आप पूरा लिख सकते हैं पार्टिसिपेशन। अब पार्टिसिपेशन का क्या मतलब है भाई, किस चीज में पार्टिसिपेशन? पार्टिसिपेशन का मतलब है कि हर बच्चे का अधिकार होगा राइट टू बी हर्ड। राइट टू बी हर्ड का अधिकार होगा, पार्टिसिपेट करने का अधिकार होगा, और पार्टिसिपेट करने का अधिकार होगा सभी प्रक्रियाओं में। आवाज क्लियर है ना आपको, कट तो नहीं रही है? ओके। यस मैम। सभी प्रक्रियाओं में पार्टिसिपेट करने का अधिकार होगा। जो डिसीजंस हैं उसके इंटरेस्ट और उससे पर्टिकुलर कि भाई कहाँ तेल भेजना है, नहीं भेजना है, सुधार घर भेजना है, नहीं भेजना है, माँ बाप के पास भेजना है कि नहीं जाना है। ठीक है, तो ऐसा सभी डिसीजंस जो लिए जाएंगे, ठीक, वो बच्चे की एज, मेच्योरिटी, इन सबको कंसिडर करके ली जाएगी। बेसिक सा हमें जो एक पॉइंट में याद रखना है वो क्या है, राइट ऑफ पार्टिसिपेशन। राइट ऑफ पार्टिसिपेशन के साथ हमें क्या याद रखना है, राइट टू बी हर्ड एंड पार्टिसिपेट। ठीक, तो अब ये हमें पहले 3 प्रिंसिपल्स याद हो गए। भाई आईडी दिखाओ, पार्टिसिपेशन लो। ठीक है, अब यहाँ पर 2-3 पॉइंट्स हल्के से आप ध्यान में रख सकते हो, इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूं कि आप उनको इग्नोर ना करो। जैसे जब मैं प्रिंसिपल ऑफ इनोसेंस की बात करती हूँ, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन की कौन सी धाराओं के साथ, कौन से अनुच्छेद, धारा तो वहां होती नहीं है, कौन से अनुच्छेद के साथ इसको आप रिलेट कर सकते हो, है ना? ये एक हैंड आउट है जो मैंने कोशिश करी है आप लोगों के लिए बनाने की। हमें नहीं पता एग्जाम में डिफिकल्टी लेवल क्या होगा, हमें ये भी नहीं पता कि क्या क्वेश्चंस इस तरह से पूछे जा सकते कि नहीं, आज तक नहीं पूछे गए, लेकिन हम हर तरह से प्रिपेयर्ड रहते हैं, हल्का सा पढ़ने में क्या जा रहा है, राइट? तो प्रिंसिपल ऑफ इनोसेंस कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 14, 15(3), 21, 39(f), सबके साथ यहाँ पे इनोसेंस है ना, रिलेट होता है। इक्वालिटी, बच्चों के लिए जो स्पेशल लॉज है,
यहाँ पर एक जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये कि जब भी मैं इनोसेंस की बात करती हूँ तो ये बीजिंग रूल्स के साथ भी रिलेट होता है। रूल नंबर 4 एंड 5 है, सबको याद करने की जरूरत नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी कुछ कुछ और आपको यहाँ पे नियम दिखाई देंगे, इसीलिए ये थोड़ा सा ध्यान में रखिए कि बीजिंग रूल्स के साथ हमारा इनोसेंस वाला पार्ट जुड़ता है। यूएनसीआरसी ऑलमोस्ट हर जगह। फिर जब मैं डिग्निटी की बात करती हूँ, देखो जब मैं डिग्निटी एंड वर्थ की बात करती हूँ, ये प्रिंसिपल का जो रूट है ये हमारा 14, 15, 3 इन सब में तो है, ये तो बेसिक प्रिंसिपल्स कॉन्स्टिट्यूशन के आ ही जाते हैं। यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस ये यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के आर्टिकल 1 के साथ ये जुड़ता है, डिग्निटी एंड वर्थ। ठीक है, डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के आर्टिकल 1 से जुड़ता है। माय पॉइंट इज हल्का हल्का सा, इसको चाहे आप लिखिए नहीं बेयर एक्ट पे, ओवरलोडिंग हो जाएगी, लेकिन अभी सुनोगे तो लिंक अप कर पाओगे बस। ठीक है, जब मैं इनोसेंस की बात करती हूँ बीजिंग रूल्स के साथ, बच्चा इनोसेंट है। डिग्निटी एंड वर्थ की बात करती हूँ तो यहाँ पे हमारा डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स आता है। कॉन्स्टिट्यूशन के 21, 14, 15, 3, 39 कांस्टेंट रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जैसे ही मैं राइट टू बी हर्ड की बात करती हूँ तो देखो इसके साथ कॉन्स्टिट्यूशन का एक प्रोविजन और बढ़ जाता है, आर्टिकल 19(1)(a), राइट टू स्पीच, है ना, कि भाई उस बच्चे को बोलने का अधिकार है, अपने फेवर में वो बात रख सकता है। ठीक है, और बीजिंग रूल्स रहेंगे जहां भी पार्टिसिपेशन है, इनोसेंस है, ट्रायल से रिलेटेड जो बेसिक नियम होते हैं ना, उन सब में बीजिंग रूल्स आएगा ही आएगा। यूएनसीआरसी मोस्टली रहेगा ही रहेगा। ये जो इतना डीप डाउन ही मैंने आर्टिकल और ये सब रूल्स लिखे, याद मत करना, इनको अपने पास रख लेना, क्योंकि प्रीलिम्स आपका निकलना चाहिए, है कि नहीं? सिर्फ प्रीलिम्स के लिए थोड़ी पढ़ना है जीवन में, प्रीलिम्स निकलेगा, मेंस में भी ये टॉपिक है। तो अगर हम मेंस में क्वेश्चन आ जाएगा कि भाई प्रिंसिपल्स बताओ, तो हम अगर हल्का हल्का ऐड ऑन कर देंगे ये सारी बातें, तो हमारा आंसर बाकियों से क्या हो जाएगा, डिस्टिंग्विश हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। तो ये मैं आपका एक दूरदर्शिता के साथ ये नोट्स मैंने कंपाइल करे हैं, इनको ओवरलोडिंग नहीं करनी है, याद कितना करना है, जितना मैं यहाँ पे कह रही हूँ नोट करते जाओ। ठीक है, और इनको पर्टिकुलरली हल्का हल्का सा सुनते जाओ, वो भी काफी है। तो अभी हमने 3 बातें देख ली, आईडी दिखाओ, पार्टिसिपेट करो, सिंपल प्रिंसिपल है, राइट। अब आते हैं चौथे की, भाई पार्टिसिपेट करा विथ बेस्ट इंटरेस्ट, उसमें बेस्ट, अब आप लिखिए बेस्ट, पार्टिसिपेट किया और वो क्या हुआ, बेस्ट हो गया। एक बच्चा था, आईडी दिखाई, पार्टिसिपेशन किया, बेस्ट रिजल्ट आ गया। पार्टिसिपेशन के बाद क्या है, बेस्ट रिजल्ट। बेस्ट रिजल्ट नहीं, बेस्ट इंटरेस्ट की हम यहाँ पे इससे लिंक करते हुए अपने प्रिंसिपल को रखेंगे, प्रिंसिपल ऑफ बेस्ट इंटरेस्ट। अब देखो क्वेश्चन क्या क्या आएगा, क्वेश्चन एक ये आ सकता है कि इनमें से कौन कौन से प्रोविजन में बेस्ट इंटरेस्ट की बात कही गई है। सेक्शन 29, सेक्शन 3 क्लॉज 3, सेक्शन 29, सेक्शन 3 क्लॉज 4, सेक्शन 215, सेक्शन 3 क्लॉज 4, समझ रहे हो? तो इस तरीके से भी हमें क्वेश्चंस को हल्का लिंक करना आना चाहिए। तो जब भी बेस्ट इंटरेस्ट की बात आ रही है 29 याद आना चाहिए और फोर्थ प्रिंसिपल याद आना चाहिए। क्यों? क्योंकि आईडी दिखाई, पार्टिसिपेट किया उसमें बेस्ट हो गए, तो दैट इज द फोर्थ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल ऑफ बेस्ट इंटरेस्ट क्या कहता है? भाई देखो, जो भी डिसीजन लो आप बोर्ड में जाके, कोई भी अगर आप डिसीजन ले रहे हैं तो वो कैसा होना चाहिए, प्राइमरी कंसिडरेशन क्या होना चाहिए कि वो बच्चे के डेवलपमेंट में क्या है, बेस्ट रोल प्ले करेगा, बच्चे को उससे अत्यधिक लाभ की प्राप्ति होगी। फॉर एग्जाम्पल, मेरे सामने एक बच्चा आता है, अब वो बच्चा ऐसा है कि उसने पहली बार गलत संगति के कारण चोरी डकैती करी, या गलत तरीके के लड़कियों के फोटोज मॉर्फ वगैरह कर दिए, फर्स्ट टाइम है, पढ़ाई लिखाई में अच्छा है, मुझे उसकी बेल डिसाइड करनी है। अब सब लोग क्या कहते हैं, जी देखिए लड़की का मामला है, लड़की के मैटर्स में आप बेल मत दीजिए, अगर आप बेल देंगे तो सवाल उठेंगे, कोई सोचेगा आपने करप्शन कर दिया। आपको अपने ऑर्डर में
जस्टिफाई करना है कि इसकी बेल दी जानी चाहिए। जो हमारे पास रिपोर्ट आई, बेल से पहले हमारी कोशिश होती है रिपोर्ट आई, उसमें वो ये दिखा रहा है रिपोर्ट कि बच्चे का सर्कल अच्छा है, गलत संगति नहीं है, इस तरीके के पॉइंटर्स बन के आते हैं। डीपीओ की रिपोर्ट एक मंगाई जाती है बोर्ड में बैठ के, तो बच्चे की गलत संगति नहीं है, और उसके ओवरऑल रिकॉर्ड्स ऐसे है कि वो बच्चे ने बहुत अच्छा 95% स्कोर किया हुआ है, घर परिवार में मम्मी पापा डॉक्टर है। क्या मुझे उसे बच्चा जेल भेज देना चाहिए, या फिर मुझे उसको बेस्ट इंटरेस्ट में बेल देनी चाहिए? और अगर मैं बेल देती हूं, क्या लिख के बेल दूं? बेस्ट रूल है, जब कुछ समझ में ना आए अपने ऑर्डर में, कल को आप वकालत कर रहे हो, खैर आप लोग तो प्रोसिक्यूशन की तरफ से रहोगे अगर एपीओ में सिलेक्शन हुआ तो, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे बेस्ट इंटरेस्ट की दलील दी जाएगी, राइट? तो जब भी कहीं कुछ समझ में ना आए, वहां पे क्या है, बेस्ट इंटरेस्ट, कि बच्चे को रिलीज करना, बच्चे को वापस के घर भेजना उसके बेस्ट इंटरेस्ट में होगा, इंस्टेड ऑफ सेंडिंग दैट चाइल्ड टू ऑब्जर्वेशन, है ना? तो इस तरीके से यहाँ पे प्रिंसिपल नंबर 4 है। अब हम आते हैं प्रिंसिपल नंबर 5 पे। अब मुझे एक बात बताओ, यूजुअली जब कोई बच्चा बेस्ट करता है, उसके पीछे कौन होता है, उसके पीछे रेस्पॉन्सिबल कौन होता है? उसकी फैमिली, है ना? तो यहाँ पे हम कैसे याद रखेंगे फिफ्थ प्रिंसिपल, फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटी। आईडी दिखाई, पार्टिसिपेशन किया, बच्चा एकदम बेस्ट है, क्यों? क्योंकि उसकी बड़ी रेस्पॉन्सिबल फैमिली है, मतलब फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटी। फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटी का क्या मतलब है? फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि यहाँ पर हम ये मान के चलेंगे कि बच्चे की प्राइमरी केयर, नर्चर, प्रोटेक्शन, ये सब उसकी बायोलॉजिकल फैमिली या अडॉप्टिव फैमिली या फॉस्टर पेरेंट्स, जो भी उसका केस है, अगर माँ बाप नहीं है, कोई अडॉप्ट करे हुए हैं, या मान लीजिए एक बच्चा है उसके दोनों पेरेंट्स नहीं है, तो हम देखेंगे उसके दादा दादी, नाना नानी कहाँ हैं। तो हमारी कोशिश क्या है कि जब ये बच्चा कोई हमारे सामने आए और हमें उसको रिहा करना है मैटर के बाद, जुवेनाइल है, या किसी बच्चा जो नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन है, उसको मुझे वापस भेजना है, ड्रग्स के नशे में था, या फिर एक बच्चा जो एक तरीके से एक बच्ची थी ट्रैफिकिंग में, क्या हुआ, उसको पकड़ लिया किसी ने, तो अब मैं उसे कहाँ भेजूं? प्रिंसिपल ऑफ फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटी कहता है पहला दायित्व परिवार का है, फैमिली का है, राइट? 5 पॉइंट्स कैसे याद रखेंगे? आईडी दिखाई, पार्टिसिपेट किया, बेस्ट हुए, बेस्ट होने का कारण क्या होता है? फैमिली। ठीक है, 5 पॉइंट बिल्कुल सीक्वेंस में याद हो गए, है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है ना यहाँ तक? ठीक, एक बार अब देख लेते हैं कि भाई ये जो बेस्ट इंटरेस्ट की बात है, ये कहाँ से लिया गया है? कॉन्स्टिट्यूशन के वही सारी बात और एक आर्टिकल 45, हल्का सा देख लेना है, हैंडआउट में आपको दूंगी। इस समय मैं ओवरलोड नहीं करना चाहती हूँ, ये मेजरली ये हैंडआउट आपको हेल्प करेगा थोड़ा सा मेंस के टाइम पे ज्यादा, ठीक है, जस्ट टू एनहांस योर आंसर। ठीक, और दूसरा UNHCRC, कन्वेंशन ऑन चाइल्ड राइट्स। ठीक, अच्छा यहीं से मुझे एक याद आ रहा है, हमने सबसे पहले देखा था ये जो कन्वेंशन ऑन चाइल्ड राइट्स है, पॉक्सो में भी देख लिया हमने, कब इंडिया ने कब एक्सीड किया इस पे, कब हम इसके पार्टी बन गए, कौन सी तारीख है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। 11 दिसंबर 1992। हाँ, ये हर बार मुद्दत बताते हैं और कोई नहीं बताता, ऐसा क्यों? ठीक है, मुद्दत बर्थडे तो नहीं है इस तारीख को आपका? जल्दी से बता देते हैं। नो मैम। कई बार ऐसा होता है ना, बर्थडे होता है तो हमें एकदम से याद आ जाता है कि अरे यही है। ठीक है, तो CRC की डेट क्या है जिसमें इंडिया ने उसको एक्सीड किया या साइन किया, पार्टी बना? 11 दिसंबर, वो भी हम याद रखेंगे। ठीक है, फिर जो देखो फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात है, फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत आपके आर्टिकल 45 की जिम्मेदारी फिर आती है यहाँ पे, और साथ में अगर आप देखोगे एक चीज मिस हो गई, अगर आप फंडामेंटल ड्यूटीज भी देखते हो, DPSP नहीं, फंडामेंटल ड्यूटीज में भी कहीं ना कहीं एक ड्यूटी दी हुई है ना, कि ये हमारी ड्यूटी होगी बच्चों को बेस्ट एनवायरनमेंट देने की, अपने बच्चों को एजुकेशन देने की, वो भी यहाँ पे हम जोड़ सकते हैं, राइट? यहाँ पे फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ
क्योंकि रेस्पॉन्सिबिलिटी है। एक पर्टिकुलर कन्वेंशन स्पेशल ऐड हो गया जो अभी तक देखो कहीं पे मेंशन्ड एज सच नहीं था एक्सेप्ट फॉर द प्रीएम्बल, रियाद गाइडलाइंस। आर से रेस्पॉन्सिबिलिटी, आर से रियाद गाइडलाइंस। रियाद गाइडलाइंस 1990 के स्पेसिफिकली बच्चों के डेवलपमेंट में फैमिली बॉन्ड और फैमिली के रोल के बारे में पूरा डिटेल में इलैबोरेट करते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रिंसिपल ऑफ फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हमारा सोर्स इंटरनेशनल कन्वेंशन कौन सी है? बीजिंग कन्वेंशन, रियाद गाइडलाइंस, क्योटो प्रोटोकॉल, ऐसे करके भी पूछ सकते हैं। ये हो जाएगा टफेस्ट ऑफ ऑल क्वेश्चंस, बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर संभावना है। लेकिन अगर एग्जामिनर एआई का यूज कर रहा है, अच्छे अच्छे डेटाबेसेस का यूज कर रहा है, मान लो उसने 2-4 ऐसे डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड किए, अपलोड कर दिया एआई पे और कहा मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस बनाओ, तो आपके सामने ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, राइट? तो हम अपना बेस्ट तैयार रहेंगे। अभी तक देखो सब बीजिंग बीजिंग आ रहा था, एक बीच में वो ह्यूमन राइट्स वाला आया था, भाई डिग्निटी की बात हुई, तो अब रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात हुई तो क्या आ गया? रियाद गाइडलाइंस आ गया। ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर सिचुएशन है, पर अभी चल रहा है तो अच्छे से कर लेते हैं, राइट? तो फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात आती है, राइट? तो आईडी पार्टिसिपेट बेस्ट, बेस्ट क्यों किया? क्योंकि रेस्पॉन्सिबल फैमिली थी। अब रेस्पॉन्सिबल फैमिली क्या करती है? क्या करती है? आपकी सेफ्टी का ख्याल रखती है कि नहीं? तो यहीं से आ गया सेफ्टी। फैमिली से क्या मिलता है? सबसे बड़ी बात तो यही है, सेफ्टी। फैमिली ना हो तो कितना बेचारा लगे। आप कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी छोटी सी चीज है, यू कैन गो टू योर पेरेंट्स, टू योर गार्जियंस, है ना? तो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ सेफ्टी। अब प्रिंसिपल ऑफ सेफ्टी क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ सेफ्टी ये कहता है कि आपके इस पर्टिकुलर एक्ट के अंतर्गत कोई भी अगर प्रोसीडिंग है, कोई भी आपका डिसीजन है, कोई भी आपका जजमेंट है, वो कैसा होना चाहिए? वो ऐसा होना चाहिए जिससे कि हम इंश्योर कर सकें कि बच्चा सेफ है, उसको कोई एब्यूज नहीं होगा, उसका वहां पर माल ट्रीटमेंट नहीं होगा, या वो किसी भी प्रकार के ऐसे लोगों के साथ कांटेक्ट में नहीं आएगा जहां पे उसके बिगड़ने के चांसेस हैं, उसके शोषण के चांसेस हैं। ठीक है, ऐसे में यूजुअली जो चाइल्ड वेलफेयर कमिटी है उसके पास ये मैटर्स आते हैं कि बच्चे की कस्टडी कहाँ दी जाए। लावारिस बच्चा मिला, अबंडन बच्चा है, कोई परिवार वाले ले गए सरेंडर कर दिया, या फॉस्टर फैमिली अब्यूज कर रही है, तो ये प्रिंसिपल ऑफ सेफ्टी वहां पर ज्यादा गाइड करता है। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ सेफ्टी की बात आ गई। प्रिंसिपल ऑफ सेफ्टी अब देखते हैं कहाँ से लिया गया है। जब हम प्रिंसिपल नंबर 6 देखते हैं तो प्रिंसिपल ऑफ सेफ्टी में देखो 2 आर्टिकल्स आपके स्पेशल है जो आप लिंक कर सकते हो, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन वाले, आर्टिकल 23 और 24, है ना? और हवाना रूल्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। सेफ्टी हवाना रूल्स से आती है। ठीक है, हवाना रूल्स, राइट? इसको कैसे याद रख सकते हो? हवाना को हम ऐसे याद है, ये नाम से एकदम हवालात सी लग रही है, राइट? तो सेफ्टी के लिए हवाना रूल्स। रियाद डिक्लेरेशन वाले जो है हमारे रियाद गाइडलाइंस, ये फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ है। ठीक, सेफ्टी को लेके गाइडलाइंस किस में दी गई है? हवाना रूल्स में दी गई है। हल्का सा मेंशन करना यहाँ पे मेरे को जरूरी लगता है ये। फिर हम देखते हैं कि भाई फैमिली आ गई, फैमिली से बच्चे को सेफ्टी मिली। ठीक है, अब वो सेफ्टी देने के लिए फैमिली ने क्या किया होगा? पॉजिटिव मेजर्स। पॉजिटिव मेजर्स का मतलब क्या होता है? ऐसे सभी कार्य, ऐसे सभी अच्छे कार्य जिनसे कि बच्चे को सही प्रमोशन मिले, वेलबींग मिले, है ना, वो सही प्रकार से अपना डेवलपमेंट कर सके, उसे सारी अपॉर्चुनिटीज मिले, राइट? उसकी जो अपनी खुद की पर्सनालिटी है वो डेवलप हो। तो इस प्रकार का एनवायरनमेंट देना जिससे कि बच्चे की पर्सनालिटी निखर के आए, उसका अपना ओवरऑल जो वेलबींग है, मेंटल हेल्थ या फिर आपकी फिजिकल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, वो सब बेस्ट तरीके से जाए और मिनिमम वल्नरेबिलिटी हो। ठीक है, तो ये हो गया पॉजिटिव मेजर्स। ये आता है हमारा 7th प्रिंसिपल।
7th प्रिंसिपल है, जहां पे भी पॉजिटिव मेजर्स की बात आ रही है, या फिर याद गाइडलाइंस भी है, बीजिंग भी है, अगेन नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट ये फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी और सेफ्टी, ये दो मुझे थोड़े से इंपॉर्टेंट लगे, इन्हें ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, तो अभी एक बार और 7th तक हल्का सा हम रिवाइज करते हैं। क्या क्या है अब मैं नहीं बोलूंगी, अब आप बोलो, मैं इतनी बार बोल दिया मुझे तो रट गया। अब आप बताओ सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले क्या दिखाया हमने? बहुत बहुत जल्दी जल्दी बोल दिया, धीरे धीरे बोल रहा है। सबसे पहले आई, आई दिखाई, आई से डिग्निटी, हाँ, इनोसेंस, डिग्निटी, ठीक है, आईडी हो गई, कोड बोल दो सिर्फ, ठीक है, मुझे पता है आप लोगों को याद रहेगा। आई से इनोसेंस, डी से डिग्निटी, फिर आईडी दिखा के क्या किया? पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेट किया, पार्टिसिपेट करके क्या हुआ? हाँ, बेस्ट इंटरेस्ट वाला रूल आ गया। फिर क्या हुआ? बेस्ट, बेस्ट कब होते हैं? फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, और फैमिली क्या करती है? फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला आ गया। फैमिली क्या करती है? सेफ्टी, 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 है ना? तो प्रिंसिपल ऑफ सेफ्टी आ गया। अबे सेफ्टी ऐसे ही थोड़ी आ जाती है, उसके लिए क्या करना होता है हमें? पॉजिटिव मेजर्स, पॉजिटिव मेजर्स लेने होते हैं, ठीक है ना? तो 7 प्रिंसिपल्स आपको याद हो गए 16 में से। आई होप सबको याद रहेंगे। एक बार सोने से पहले ऐसे ही बड़बड़ा देना, पापा मम्मी के पास जाके या किसी के पास जाके ऐसे बोल देना, देखो बच्चा आईडी दिखाएगा, पार्टिसिपेट करेगा, उसको क्या होगा? बेस्ट मिलेगा। बेस्ट कब होता है? वो सोचेगा कि अब हमें कह रहे कि फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सेफ्टी देना, पॉजिटिव मेजर्स करना। वो बेचारे पूरी रात हो सकता है ना सो पाए, राइट? तो अपने हिसाब से करिएगा, ठीक है? नाउ द नेक्स्ट प्रिंसिपल। नेक्स्ट प्रिंसिपल अब सिर्फ परिवार तक बात नहीं है, अगली बात है नॉन स्टिग्मेटाइजेशन की, यानी कि बच्चे को आप लेबल नहीं कर रहे हो, उसके अगेंस्ट आप गलत प्रकार से लेबलिंग नहीं कर रहे, अरे तो चोर है, ये तो गंदा बच्चा है, ये तो ऐसे ही है ना? तो ये जो प्रिंसिपल है नॉन स्टिग्मेटाइजेशन का, यहाँ पे आप ये, हाँ, गैर कलंकीय शब्द, गैर कलंकीय, उसको कलंकित नहीं कर रहे हो, राइट? उससे वो एकदम याद करोगे ऐसे, उसके माथे पे कोई पता नहीं कौन सी वो 90s की मूवी है, 80s की मूवी तो नहीं है, कि तेरा बाप चोर है, वो गुदवा दिया या टैटू बना दिया। तो इतना एक्सट्रीम में नहीं, बेसिकली प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल है नॉन स्टिग्मेटाइजेशन। नॉन स्टिग्मेटाइजेशन, अब समाज की बात आ जाती है, आसपास के लोग हैं उल्टा सीधा स्टिग्मेटाइज कर रहे हैं, सबने अपने परिवार में स्टिग्मा सहा है एट अ वेरी माइनर लेवल, ये तो बड़ी लेवल की बात करते हैं कि उसको ऑफेंस के तौर पे, है ना? या कोई किसी बच्चे ने कोई अपराध कर भी दिया, तो अब आप ये नहीं है उसे क्लास में बैठ गए ओए चोर, ओए रेपिस्ट, ये सब नहीं करोगे, राइट? तो यहाँ पर बेसिक इस सेंस में बात है। लेकिन अगर आप देखो, परिवार आया, परिवार हमें क्या दे रहा है? सेफ्टी दे रहा है ना? और पॉजिटिव ये मेजर्स ले रहा है, लेकिन साथ में और बहुत महत्वपूर्ण चीज आती है समाज की, वो क्या? कि हमें नॉन स्टिग्मेटाइज किया जाए। जैसे अरे ये तो काला है, अरे ये तो छोटी है, अरे ये तो मोटी है, ऐसा कोई नहीं होगा, अरे तू तो बहुत ही पतली है, ग्लूकोज चढ़वाने की जरूरत है। आज तक मुझे नहीं लगता कोई भी इस दुनिया में ऐसा है जिसको देख के कभी किसी ने आसपास स्टिग्मेटाइज ना किया हो, राइट? तो आपका प्रिंसिपल 8 कहता है कि भाई नॉन स्टिग्मेटाइज, सिर्फ पॉजिटिव मेजर्स लेने से कोई फायदा नहीं है। बच्चे आप स्टिग्मेटाइज कर रहे हो, उसको कलंकित कर रहे हो, उसके ऊपर लेबल्स लगा रहे हो, तो भी दिक्कत है, राइट? तो यहाँ पे अभी हमको क्या ध्यान में रखना है कि आपका पॉजिटिव मेजर लिया फैमिली ने और नॉन स्टिग्मेटाइज किया, ठीक है? नॉन स्टिग्मेटाइज की सोर्स आप बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे अदर प्रोविजंस हैं, केस लॉज हैं, ठीक है, वहां सबसे आ जाता है। अगेन नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। नॉन स्टिग्मेटाइजेशन क्या कहता है? इस तरीके के एक्यूजेटरी वर्ड्स यूज नहीं किए जाएंगे। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात क्या है, ये तो जनरल समझने के लिए, याद रखने के लिए हो गया, इसको प्रैक्टिकल बिहेवियर में देखिए। कल को आप वकील बन गए, प्रोसिक्यूशन ऑफिसर बन गए, या प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट बन गए, ठीक है? चलो हम सीधे आपको प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट बनाते हैं। अब आप प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट बन के आप सीधे सीधे लिखते हैं कि मेरे द्वारा इंक्वायरी की गई, मेरे समक्ष ये सारे साक्ष्य प्रस्तुत किए गए, और ये पाया गया कि इस बच्चे ने चोरी करी, इसे जेल भेजा जाए। क्या ये आपका प्रिंसिपल ऑफ नॉन स्टिग्मेटाइजेशन
के साथ है, क्या आप उसको कलंकित कर रहे हैं अपनी इस बात से? यस। कर रहे हैं। मान लो अब आप प्रोसिक्यूशन ऑफिसर हैं और वहां पे खड़े होके बार बार कहते हैं जी ये बलात्कारी है, ये बच्चा बलात्कारी है। आप में से कोई एक प्रोसिक्यूशन ऑफिसर है, आप बैठे हुए हैं, जज बन के बैठे हुए हैं, आप कैसे टोक सकते हो उस इंसान को? क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा है कि आप इस तरह से बच्चे को बोलेंगे नहीं। इंक्वायरी चल रही है, आप सही शब्दों का प्रयोग करिए, राइट? आप ऐसे शब्दों का प्रयोग मत करिए जिससे किसी बच्चे को कोई भी लेबल एक तरीके से अटैच हो। सो दिस इज वाई हम ये प्रिंसिपल्स को पढ़ भी रहे हैं। दिस इज वाई इन प्रिंसिपल्स को पढ़ना आवश्यक हो जाएगा किसी भी व्यक्ति के लिए जो जेजेबी में बैठा है, काम कर रहा है, चाहे किसी भी पोजीशन में हो, राइट? तो यहाँ पे हमारा नॉन स्टिग्मेटाइजेशन आ गया। 8 प्रिंसिपल्स बिल्कुल क्लियर है, आई होप याद भी हो गए होंगे सीक्वेंस में। अब आता है 9th प्रिंसिपल। 9th प्रिंसिपल क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ नॉन वेवर ऑफ राइट्स। प्रिंसिपल ऑफ नॉन वेवर ऑफ राइट्स क्या होता है? नॉन वेवर ऑफ राइट्स का मतलब है कि मान लीजिए एक बेसिक एक आपके सामने केस आता है, 15 साल का बच्चा है, ठीक है, उसके पास कोई एडवोकेट नहीं है। अब कोर्ट क्या कहती है? बच्चे का नाम डीएलएस से भेजा जाए इसको लीगल एड के लिए, और ये बच्चा कहता है नहीं मुझे नहीं चाहिए एडवोकेट। अपने अधिकार को क्या कर रहा है? छोड़ रहा है, त्याग कर रहा है। क्या ऐसे में जेजे एक्ट ये कहता है कि उसका ये अधिकार होगा कि वो छोड़ दे, वो त्याग कर सकता है अपने अधिकारों का? नो मैम। जेजे एक्ट ये बात कहता है कि कोई भी बच्चा भले ही वो अपने राइट वेव भी कर दे, या उसके गार्जियन, उसके पेरेंट्स अगर उसके राइट वेव करते हैं, तो बोर्ड और कमेटी है ना इस बात का ध्यान रखेगी और वो बाउंड नहीं होगी। वाई? बिकॉज हमें इसको फिर से किसके साथ लेके चलना पड़ेगा? बेस्ट इंटरेस्ट के प्रिंसिपल के साथ, है ना? हमारे लिए सर्वोपरि बच्चे का बेस्ट इंटरेस्ट है। देखो क्या कहता है, नो वेवर ऑफ एनी ऑफ द राइट ऑफ द चाइल्ड इज परमिसिबल और वैलिड। प्रीलिम्स का क्वेश्चन, प्रिंसिपल ऑफ नॉन वेवर ऑफ राइट्स प्रोवाइड, या फिर इफ देर इज अ चाइल्ड जो अपना राइट वेव करता है टू रिप्रेजेंट, it is permissible, it is not permissible, it is allowed in the discretion of the board, can be done with the consent of parent. Simple rule है, it is permissible, no waiver of any right of the child is permissible, यानी कि not permissible ब्रैकेट में लिख लो, यहाँ पे no waiver को भी ब्रैकेट में कर दो, है ना? कई बार हम इसको पॉजिटिव की तरह से देखने लगते हैं, परमिसिबल और वैलिड है, नहीं, नो वेवर, ठीक है? वेदर सॉट बाय द चाइल्ड और पर्सन एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ द चाइल्ड। अगर उसकी लड़की की माँ आके कहती है कि जी हम नहीं चलाना चाहते मुकदमा, या फिर लड़के का पिता आके कहता है कि जी हमें नहीं पता, इसे रख लो, अपने पास ही रखो, इसे जेल में भेज दो, हम नहीं चाहते कि ये बिल्कुल भी ऑब्जर्वेशन होम में जाए, बहुत नालायक है, इसे भेजो, तुम बड़ों वाली जेल में भेजो, ये सब अलाउड नहीं होगा। ये कहता है प्रिंसिपल ऑफ नॉन वेवर। अब इसको याद रखने के लिए हम आगे क्या लिखेंगे बेयर एक्ट में? नॉन वेवर, राइट? क्या लिखना है हमें? नॉन वेवर लिखना है यहाँ पे, ठीक? नॉन वेवर, ठीक है? हाँ, नॉट इवन विद कंसेंट, और यहाँ पे चाइल्ड वेलफेयर इज सुपीरियर, बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड को ध्यान में रखना है, ठीक? नॉन वेवर की जगह इसको याद रखो ऐसे करके, ने वेव, ठीक? नॉन स्टिग्मेटाइज किया। अब वो बच्चा क्या कर रहा है? अभी तक हमने सब देखा, अब वो बच्चे ने वेव कर दिया। क्या वेव कर दिया? नेक्स्ट प्रिंसिपल पे पहुंचते हैं, इक्वालिटी, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, राइट? यहां पे आप क्या लिखेंगे? इक्वालिटी, ने वेव कर दिया इक्वालिटी। अगर आप चाहें तो इसको NEP भी कर सकते हो। यहाँ पे मेरे दिमाग में 2 पॉइंट्स आ रहे थे,
कि या तो इसको ने वेव कर दिया इक्वालिटी प्राइवेसी, या फिर आप इसको NEP से याद रख सकते हो, ठीक है, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी बच्चों से रिलेट होती है। अभी आपके ऊपर है आप कैसे अपने ये बनाते हो। देयर आर सो मेनी पीपल जो इस चीज से बड़े इरिटेट हो जाते हैं, बट इट हैज ऑलवेज वर्कड फॉर मी, ठीक है, वरना फिर याद करते रहते याद नहीं होता। कोई कोई बहुत ब्रिलियंट होता है, एकदम याद हो जाता है उसे, ठीक। तो यहाँ पे हमारा ये प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी आता है। अगला प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन कहता है कि कोई भी बच्चे के साथ ऑन द ग्राउंड्स ऑफ सेक्स, कास्ट, एथनिसिटी, प्लेस ऑफ बर्थ, डिसेबिलिटी, इक्वालिटी ऑफ एक्सेस, अपॉर्चुनिटी और ट्रीटमेंट, ये सब चीजें उसके साथ हम नहीं करेंगे। उसको इक्वालिटी देनी है और नॉन डिस्क्रिमिनेशन रखना है, राइट। मान लो एक बच्ची आती है आपके सामने, राइट, अब वो बच्ची क्या है, बिलोंग करती है किसी ट्राइबल कम्युनिटी से। आप उसके साथ अजीब व्यवहार करते हैं, अरे मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है क्या कह रही है, और उसके बयान नहीं लिखते। क्या ये प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी का वेवर हो गया? यस, राइट। तो यहां पर आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात क्या है, यहां से इस पर्टिकुलर प्रिंसिपल से क्या क्वेश्चन बनेगा? प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन किन किन ग्राउंड्स की बात करती है, किन किन ग्राउंड्स पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा? यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, क्या क्या है वो ग्राउंड्स? सबसे पहले सेक्स, कास्ट, एथनिसिटी, प्लेस ऑफ बर्थ, डिसेबिलिटी एंड इक्वालिटी ऑफ एक्स, अच्छा एंड डिसेबिलिटी, राइट। यानी कि हमारे पास यहाँ पर एक दो, अरे यहाँ पर हमारे पास नहीं चाहिए आप अभी, एक दो तीन चार पांच, पांच ग्राउंड्स हैं एंड इक्वालिटी ऑफ एक्सेस, एक दो तीन चार पांच छह, छह ग्राउंड्स हैं, राइट। इसके आगे यहाँ पे आप लिख दीजिएगा 6 ग्राउंड्स। व्हाट आर द 6 ग्राउंड्स? सेक्स, कास्ट, एथनिसिटी, प्लेस ऑफ बर्थ, डिसेबिलिटी एंड इक्वालिटी ऑफ एक्सेस, ये 6 ग्राउंड्स हैं। इन 6 ग्राउंड्स के बेसिस पे आप क्या नहीं करेंगे, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, राइट। ना तो सेक्स के बेसिस पे, ना कास्ट, ना एथनिसिटी। एथनिसिटी का मतलब है मूल रूप से कहां से, कि जी मेरे तो मैं तो एंग्लो इंडियन हूँ, दैट इज अ काइंड ऑफ एथनिसिटी, ठीक। या मैं तो समवेयर और द अदर मेरे पेरेंट्स फ्रेंच थे, जर्मन थे, ये एथनिसिटी है। मैं आर्यन हूँ, मैं द्रविडियन हूँ। प्लेस ऑफ बर्थ, आप कहाँ पैदा हुए। डिसेबिलिटी, कोई बच्चा है, आपको वो अपंग दिख रहा है, दिव्यांग है, उसके बेसिस पे। या इक्वालिटी ऑफ एक्सेस, इक्वालिटी ऑफ एक्सेस में यहाँ पे आपकी वो वाली चीज भी आ सकती है कि एक वेल्दी बच्चा है ना, जिसके पास बड़े बड़े वकील साहब बैठे हैं, वहीं दूसरा एक बच्चा आता है आपके सामने जो बेचारे के पास कोई नहीं है ना, पुअर बैकग्राउंड से है। तो आप ये जो वेल्दी बच्चा है, इसके वकील साहब को तो पूरा एक्सेस दे रहे हो, इसके साथ अलग व्यवहार कर रहे हो, तो दैट विल बी डिफरेंट, ठीक। तो बेसिक हमें प्रीलिम्स के हिसाब से क्या याद रखना है कि इक्वालिटी मेंटेन करनी है, प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी है, और इसमें 6 ग्राउंड्स हमारे पास है जिनमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। वो क्या है? सेक्स, कास्ट, एथनिसिटी, प्लेस ऑफ बर्थ, डिसेबिलिटी, इक्वालिटी ऑफ एक्सेस। कंफ्यूजन कहां होगी? क्या यहाँ पर लैंग्वेज दिया गया है? नहीं, लैंग्वेज कोई ग्राउंड नहीं दिया गया। क्या यहाँ पर क्लास दिया गया है? क्लास भी कोई ग्राउंड नहीं दिया गया, ठीक है। बहुत डीपर डाउन ये टफेस्ट क्वेश्चंस की कैटेगरी में आएगा अगर ऐसे आता है तो, बट हम इसको पूरा कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है राइट टू प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। हर बच्चा जो भी आपके जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंतर्गत गवर्न होता है किसी भी कार्रवाई में, उसके पास क्या है? राइट टू प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी, ठीक है। यहां पर हमको बड़ी सिंपल सी बात है, कैसे याद रखना है इसको? एनईपी से भी याद रख सकते हो। नॉन वेवर ऑफ इक्वालिटी, यहाँ पे ने वेव कर दिया इक्वालिटी प्राइवेसी। अब ये आप बताओ मैं इसको क्या बोलूं? एनईपी बोल दूं? कोई दिक्कत तो नहीं है? या ने वेव कर दिया इक्वालिटी प्राइवेसी?
बताओ बताओ, आप ही के ऊपर आएगा यहाँ पे। हाउ डू यू वांट मी टू मेक इट, आपके लिए क्या ज्यादा फंक्शनल है, एनईपी बोलना ज्यादा फंक्शनल है या ने वेव कर दिया इक्वालिटी प्राइवेसी? नहीं, निवेद कर दिया वाला। है ना, उससे उससे दिमाग में ज्यादा स्टिक होएगा। जी मुदित, आप कुछ कह रहे थे? NEP वाला बेटर लग रहा है। बस अभी थोड़ी देर में खत्म हो गया। आपने कुछ खाया तो कुछ खा लो। नहीं। आज व्हाट हैपेंड, सुबह से शी इज लाइक आफ्टर मी, मेरे को टीवी देखना है, टीवी देखना है, एंड आई एम नॉट अलाउिंग हर कि नहीं बिल्कुल टीवी नहीं देखना है। कल बहुत देर इसने बहुत देर टीवी देखा, ठीक। तो अभी इसको पता है कि कौन सा बेस्ट टाइम है पूछने का, तो ये चीज है, मैं कुछ देख लूं, मैं खाते हुए कुछ देख लूं, मैं देख लूं। हाँ जी मुदित, आप क्या कह रहे थे? सॉरी। मैम NEP वाला बेटर लग रहा है। Maybe। एनईपी वाला बेटर लग रहा है, चलो मैं दोनों ही बोल दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिक आपको ये कोड अपने हिसाब से ध्यान में रखना है, मैंने दोनों बता दिए। अभी तक हमने क्या क्या देख लिया, एक बार क्विक रिवाइज करते हैं। आईडी फॉर पार्टिसिपेशन, आईडी फॉर क्या, नहीं नहीं मैं बड़ी नानी से, आप बड़ी नानी से मांग लो, लेमन राइस है, लेमन राइस है। हाँ जी, तो यहाँ पर आपके लिए क्या है, बेसिक आईडी दिखाई, आईडी पार्टिसिपेशन, आईडी से इनोसेंस डिग्निटी पार्टिसिपेशन आ गया, ठीक। आईडी पार्टिसिपेट किया, बेस्ट थे, बेस्ट क्यों थे, क्योंकि फैमिली रिस्पॉन्सिबल थी और उन्होंने सेफ्टी दी, सेफ्टी के साथ साथ पॉजिटिव मेजर्स दिए और नॉन स्टिग्मेटाइज किया, ठीक। 8 प्रिंसिपल्स बिल्कुल क्लियर है। अब वो बच्चा क्या कर रहा है, एनईपी में जा रहा है या फिर वो बच्चे ने वेव कर दिया इक्वालिटी और प्राइवेसी। अब बच्चे ने वेव कर दिया इक्वालिटी और प्राइवेसी, तो ऐसे में क्या जरूरत पड़ती है, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन की, ठीक। यहाँ पे आप दोनों तरीके से इसे फिट कर सकते हो। अब बच्चे को हमने सेफ्टी दी, सब किया, बच्चे माँ बाप ने फैमिली ने सब कर लिया, लेकिन अब सरकार ने डाल दी एनईपी, और एनईपी में क्या होता है, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, राइट। इस तरीके से आप दोनों बना सकते हो, बच्चे ने वेव कर दिया इक्वालिटी प्राइवेसी, तब भी यहाँ पर क्या आएगा, इक्वालिटी प्राइवेसी के बाद इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। लेकिन उससे पहले मैं आपको लिंक करवाना चाहती हूँ, आपका ये जो प्रिंसिपल नंबर 11 है, राइट टू प्राइवेसी को, आपके सेक्शन 74 ऑफ जेजे एक्ट से। मुझे पता है ये आपके सिलेबस में सेक्शन नहीं है, लेकिन हल्का सा अगर आप लिंक करेंगे तो वो पता है क्या है, वो ये है कि यहाँ पर जो आपका ये प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी का रूल है, इसको जेजे एक्ट पीनलाइज भी करता है। यदि कोई व्यक्ति, जो रेगुलर प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, है ना, जो जेजे एक्ट के अंतर्गत प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, वहां पर बच्चे का नाम पब्लिश कर देता है या फिर उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी किसी भी प्रकार से लीक करता है, तो ऐसे में उसका पब्लिकेशन प्रोहिबिटेड है, और वो पीनल प्रोविजन है, वो सजा दिया जाता है, एज एन ऑफेंस रिकॉग्नाइज किया जाता है अंडर सेक्शन 74 ऑफ जेजे एक्ट, राइट। यहाँ पे बीजिंग रूल्स से हमने स्पेसिफिकली इसको लिया है। मैं आपसे कह रही हूँ जितने भी आपके प्रोसीजरल पॉइंट्स हैं वो बीजिंग रूल्स हैं मोस्टली। सेफ्टी, हवालात से हमने सेफ्टी लिए, और जो हमारा फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटी है आर से रियाद, तो बार बार हमने इसको रिवाइज किए, दिमाग में बैठ जाएगा, राइट। सो प्राइवेसी, प्राइवेसी अब जब बच्चे ने वेव कर दी अपनी इक्वालिटी प्राइवेसी, तो अब किस चीज की जरूरत है, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन की जरूरत है। लेकिन जो हमारा प्रिंसिपल है ना जेजे एक्ट में, वो क्या कहता है कि भाई ये जो प्रिंसिपल ऑफ इंस्टीट्यूशनलाइजेशन है, ये लास्ट रिसोर्ट है। इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है, इसको हमें फिर से जोड़ना पड़ेगा फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटी वाले प्रिंसिपल के साथ, ठीक। अभी आप कहते हो कि सबसे पहले प्राइमरी जिम्मेदारी होती है परिवार की, लेकिन हमने ऐसे इंस्टीट्यूशंस बनाए हैं, बच्चों के लिए चिल्ड्रन होम बनाए हैं, ऑब्जर्वेशन होम्स बनाए हैं, इस तरीके के सेटअप हमने किए हैं, चाहे तो वो सरकार ने या वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस ने, जहां पे बच्चे जा सकते हैं, ठीक। चाहे फिर वो बच्चा जेल क्यों ना हो, चाहे वो सुधार घर क्यों ना हो, चाहे वो चिल्ड्रन होम
जो कि लावारिस बच्चों के लिए होता है वो क्यों ना हो, ऑर्फनेज क्यों ना हो, राइट। तो ये सारी की सारी चीजें, ये पर्टिकुलर प्रिंसिपल नंबर 12 कहता है कि ये सबसे लास्ट में आनी चाहिए। सबसे पहले अगर आपके सामने एक लावारिस बच्चा आता है, अभी आप चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में बैठ गए, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में अगर आप बैठ गए हैं, तो यहाँ पे आप एक लावारिस बच्चा आया, सबसे पहले ही उसको भेज दोगे क्या ऑर्फनेज? आप ढूंढोगे कि इसके माँ बाप है कि नहीं है। अगर आपको लगता है माँ बाप नहीं है, तो आप उसके बेस्ट गार्जियन को ढूंढोगे कि भाई परिवार में और कौन कौन है। फिर जब परिवार भी नहीं मिलेगा, तो आप सोचोगे कि भाई फॉस्टर में भेजें क्या, कोई परिवार हो, कोई फॉस्टर केयर के लिए हम इस बच्चे को वहां पे भेजें। और जब यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, तब हम कोशिश करेंगे उसको चिल्ड्रन होम में भेजें या कोई ऑर्फनेज में भेजें, जो भी हमारे साथ काम कर रहे हैं, है ना। तो ये बेसिक प्रिंसिपल ये कहता है कि सबसे पहले हमारे परिवार को देखना है। किसके साथ लिंक होगा ये? फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले के साथ। ठीक, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे आता है? ID, है ना, पार्टिसिपेट, बेस्ट। तो कौन सा प्रिंसिपल है? प्रिंसिपल नंबर 5। क्या ये सही है? वेदर वी आर एबल टू करेक्ट इट, राइट, रिकॉल इट करेक्टली, एकदम करेक्ट। ये हेल्प करता है, जब ये कोड वर्ड से बना लेते हैं ना, कहानियां सी बना लेते हैं, तो याद हो जाता है। इस क्लास को करने के बाद अब आपको बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना, सिर्फ इन कोड वर्ड्स को थोड़ा बहुत आप अपने हिसाब से बिल्कुल चेंज करना, है ना। इनको रिवाइज कर लेना, आपको ये 16 प्रिंसिपल सीक्वेंस से याद है। मान लो अगला क्वेश्चन आपके राजस्थान एपीओ में आ गया, मैच करो प्रिंसिपल्स को, सब क्लॉजेस आ गई, कंफ्यूजन कितनी होगी। बट इफ यू हैव अ कोड वर्ड, तो आपको यही पार्ट आसान लगेगा, राइट। सो दैट इज द होल ऑब्जेक्ट ऑफ व्हाई आई कीप गिविंग यू कोड वर्ड्स। इसको मिमोनिक्स बोलते हैं बेसिकली। मिमोनिक्स थोड़े से और आसान होते हैं, मैं तो स्टोरियां बनाती हूँ, ठीक है। सो इसीलिए मैं मिमोनिक्स एकदम नहीं बोलती। सर बनाते हैं, पवित्र सर मिमोनिक्स बनाते हैं टिपिकल, बिकॉज ही ऑलवेज टेक्स द फर्स्ट लेटर, है ना। तो फर्स्ट लेटर सेकेंड लेटर लेके वो कुछ ना कुछ नाम बन जाता है। जैसे कि जब आप मुस्लिम लॉ से पढ़ोगे, तो कैमल जेट, ठीक है, ऐसे IIPQ, इस तरीके के वो बेस्ट होते हैं मिमोनिक्स। आई बिलीव इन मेकिंग स्टोरीज, वो स्टोरीज मुझे ज्यादा याद रहती है, मे बी बिकॉज मुझे कहानियां पढ़ने वढ़ने का ज्यादा शौक है। ठीक, तो यहाँ पे हमारा बेसिक क्या है? ये बेसिक हमारा अभी तक का हमने देख लिया कि भाई उसको इंस्टीट्यूशनलाइजेशन की जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अब बच्चे ने सब का, फैमिली ने सब काम किया, सेफ्टी भी दे दी, ठीक है, सारे पॉजिटिव मेजर्स ले लिए, नॉन स्टिग्मेटाइज कर दिया, लेकिन बच्चे ने वेव कर दिया प्राइवेसी, इक्वालिटी, NEP। अब NEP आ गई, तो अब क्या चाहिए हमें? इंस्टीट्यूशन चाहिए। लेकिन ये याद रखना, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन एज द लास्ट रिसोर्ट, 12th प्रिंसिपल है। अब ये इंस्टीट्यूशन में जाके होता क्या है? देखो, इंस्टीट्यूशन में जाके रिपैट्रिएशन और रेस्टोरेशन होता है। अब यहाँ पे दो शब्द दिए गए हैं, रिपैट्रिएशन और संप्रत्यावर्तन और प्रत्यावर्तन। अब इनका क्या मतलब है? तो बड़े ही कठिन शब्द है हिंदी में। हिंदी में तो बड़ा मुश्किल है यार याद करना, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ रिपैट्रिएशन एंड रेस्टोरेशन। पहले हम यही समझ लें कि रिपैट्रिएशन क्या होता है और रेस्टोरेशन क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे बड़ी बेसिक सी बात समझो। एक बच्चा है, दो केस उठाते हैं। किसी को पता है क्या मतलब होता है वैसे इसका? इन दो शब्दों का मतलब पता है? जनरल। रेस्टोरेशन मैम, अगर किसी पर्सन से कोई प्रॉपर्टी ली गई है तो उसको वापस से देना। हाँ तो ठीक है। अब यहाँ पे हम बच्चे की बात कर रहे हैं, तो इट्स लाइक भाई वो बच्चा जिस फैमिली से था, है ना, वो जिस फैमिली से आ रहा था, उस फैमिली में उसे वापस से भेज देना, ठीक है। एक तरीके से हम रेस्टोरेशन बोलते हैं एक लोकल पर्सपेक्टिव में। वो जिस परिवार से था, उस परिवार में उस बच्चे को वापस भेज देना, चाइल्ड को वापस उसकी फैमिली के साथ इंटीग्रेट कर देना, ठीक है। मुदित जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, शायद माइक ऑन किया था। नहीं, ओके। रिपैट्रिएशन
थोड़ा सा यहाँ पे एथनिक, या आप इसको एक तरीके से एग्जाम्पल से समझो तो एक नेपाली बच्चा था, ठीक है। तो रिपैट्रिएशन का मतलब होता है कि इस बच्चे को इसकी एथनिक रूट्स तक वापस पहुंचाना। रिपैट्रिएशन का सिद्धांत लोकल की जगह थोड़ा आप ग्लोबल पर्सपेक्टिव में रख सकते हो। एक बच्चा जो कंप्लीटली अलग कल्चर से आ रहा है, उसको वापस उसके कल्चर में इंटीग्रेट करना। और रेस्टोरेशन को आप एक लोकल सामान भाषा में समझ सकते हो कि एक बच्चा जो अपनी फैमिली से दूर हो गया है ना, उसको हमें वापस अपनी फैमिली में मिलाना। यहाँ पर सिंपल एग्जाम्पल क्या है, एक बच्चा मेले में खो गया, उसको चाइल्ड हेल्पलाइन वालों ने चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने पेश किया, और अब चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का क्या उद्देश्य होना चाहिए कि वो उस बच्चे को अपनी फैमिली से दोबारा मिलवाए, रीस्टोर करे उसकी पोजीशन को। लेकिन वही एक दूसरा सिनेरियो है, एक ट्रेन में लड़कियां लेके जा रहा था, कोई रैकेट चल रहा था ट्रैफिकिंग का, वहां पे नेपाल की 2 लड़कियां पकड़ ली पुलिस ने। अब उन लड़कियों को हमने क्या करना है, क्या हम उन्हें फॉस्टर केयर में भेज दें, वो उद्देश्य सही है? हमने उनको बेस्ट कर दिया, बेस्ट प्रिंसिपल है, नहीं। हमारी कोशिश होनी चाहिए इन सच अ सिनेरियो कि हम रिपैट्रिएशन के सिद्धांत को फॉलो करें। ऑलमोस्ट यहाँ पे बहुत मेजरली अगर आप समझोगे ये साथ में समन्वय के साथ चलने वाली चीजें हैं, लेकिन शाब्दिक अर्थ में रिपैट्रिएशन एथनिक रूट से मिलता है ना, ये ज्योग्राफी से आप इसको जोड़ सकते हो और इसको आप एक लोकल सेंस में जोड़ सकते हो। तो ये क्या कहता है, एवरी चाइल्ड इन जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम shall have the right to be reunited with his family at the earliest and to be restored to the same socio-economic cultural status that he was in। अब देखो ये आ गया ना, socio-economic cultural status, ठीक, before coming under the purview of this act, unless such restoration and repatriation is not in his best interest। लेकिन मान लो हम पाते हैं कि जो बच्चा मेले में छूटा था, इसका बाप तो एकदम ड्रगी है, वो तो ड्रग्स लेके पड़ा हुआ था कहीं पे, माँ है नहीं, तब भी आप उसको फैमिली में रिस्टोर करोगे उसके बाप के साथ, और कोई नहीं है उसके परिवार में। आप सोचोगे यार इससे बेटर कोई मिल जाए, है ना, आप सोचोगे इसको फॉस्टर केयर में भेज दे। सो दैट इज द होल प्रिंसिपल। हमें सिंपल सी बात क्या रखनी है याद कि भाई इंस्टीट्यूशनलाइजेशन हुआ, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन क्या करता है, रिस्टोर करता है। जो उसने वेव कर दिए थे अपने राइट टू इक्वालिटी, प्राइवेसी, फिर हमारा इंस्टीट्यूशन आया और इंस्टीट्यूशनलाइजेशन के बाद रिस्टोर हो गया, ठीक है। अब रिस्टोर होने के बाद क्या होगा, फ्रेश स्टार्ट। तो आपका 14 है प्रिंसिपल ऑफ फ्रेश स्टार्ट। फ्रेश स्टार्ट का क्या मतलब है कि अब आपका कोई बच्चा था जिसके ऊपर कोई कार्रवाई, इंक्वायरी हुई जेजे एक्ट के अंतर्गत, अब वो आगे चल के सरकारी विभाग में केस वो देना चाहता है, कोई एग्जाम देना चाहता है, पासपोर्ट बनवाना चाहता है, क्रिमिनल हिस्ट्री बना के दे दे क्या, पुलिस वाले तो बना देते हैं, ठीक है, क्रिमिनल हिस्ट्री लिख के दे देते हैं उसकी। आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। वॉइस No, ब्रेक ma'am. हो रही है, ओके क्लियर है। आई थिंक संजना जी आपके ना एक बार आप फिर से एक बार रीजॉइन करके देखो, माइट बी हेल्पफुल, है ना। कई बार हमारा क्या रहता है कि दिक्कत उसमें भी होती है, एक बार रीजॉइन करके देखो। मैं भी इतने इसको चार्जिंग पे लगा क्योंकि बैटरी मेरी लो है, कुड बी वन पॉसिबिलिटी। हाँ जी, तो ऐसे में मैं क्या बात कर रही थी कि अरे भूल गए, हाँ क्या होता है, देखो प्रैक्टिकल भी बताती हूँ। क्या होता है, जैसे बच्चा है कोई, तो बच्चे की इंक्वायरी हुई, है ना, और खासतौर पे कोई छोटे मोटे चोरी वोरी के मामले हैं, इस तरीके के हैं, तो इन सच सिनेरियोज व्हाट हैपन कि हम जो हमारा ऑर्डर करते हैं ना फाइनल इंक्वायरी में, जो कंक्लूजन डालते हैं, ठीक है, उसमें जजमेंट की जगह कोशिश ही रहती है हम कंक्लूजन बोले, निष्कर्ष की तरह उसे दे। तो वहां पे हमारा लास्ट में लिखा जाता है कि ये जो हमने इसको अगर अपराधी घोषित किया है या उसको दंड दिया है, फाइन लगाया है उस पे, तो ये जो भी हमने फाइन उस पे लगाया है या कुछ भी, इन सबका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड मेंटेन नहीं होगा। ये लाइन आपकी कंपल्सरीली ऑर्डर में होनी चाहिए,
है ना। अगर नहीं होती है तो कई बार ये दिक्कत क्रिएट करती है। मैंने तो यहाँ तक ये देखा कि ऐसे ऐसे बच्चे जिनको हमने मान लो कोई दंड लगा के, ऐसे फाइन लगा के, या प्रोबेशन पे, या ऐसे भर्त्सना पे, एडमोनिशन पे छोड़ा बच्चों को, फिर वो बच्चे अगर आगे चल के कोई एग्जाम देने की कोशिश करते हैं और कहीं सिलेक्शन होता है तो फिर थाने वाले उन सब पे क्रिमिनल हिस्ट्री उनकी दे देते हैं। फिर वो एक एप्लीकेशन लगाते हैं कि जी कंसर्न थाने को डायरेक्ट कर दो। फिर हम इस पर्टिकुलर प्रिंसिपल का जिक्र करके, मैंने बहुत एप्लीकेशन टाइप करवा के साइन करके भेजी है कंसर्न थानों पे। ठीक है, एक लड़का था, पुलिस भर्ती हो गई थी उसकी, और उसका मैटर भी रिजॉल्व हो गया था, तो फिर उसके केस में भी ऐसे किया था। ठीक है, तो ये जो प्रिंसिपल ऑफ फ्रेश स्टार्ट है, ये बेसिक सिंपल सा प्रिंसिपल है जो कहता है हर व्यक्ति को शुरू से शुरू करने का अवसर मिलना चाहिए, और ये तो बच्चा है। तो ऐसे में कोई भी उसके अगर पास्ट रिकॉर्ड्स हैं, है ना, तो उनको इरेज कर दिया जाएगा, एक्सेप्ट इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस, जहां क्राइम बहुत हीनियस है, 16 से 18 वाली कैटेगरी में मेजॉरिटी की तरह से उसका ट्रीटमेंट किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कंसिडर किया जाएगा कि उसके पास रिकॉर्ड्स को इरेज कर दिया जाए। अभी रिसेंटली न्यूज में बहुत बड़ा आर्टिकल आया था, राइट टू बी फॉरगॉटन। राइट टू बी फॉरगॉटन द हिंदू में भी कवर हुआ था, है ना, और आपका ये कवर हुआ था शायद इंडियन एक्सप्रेस में भी। बेसिकली यहाँ पे हाई कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने आई गेस, या सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है जिसके अंदर बोला है कि राइट टू बी फॉरगॉटन होना चाहिए। राइट, सो दैट इज अ डिफरेंट एनालिसिस। इसके ऊपर ऋषि ने क्लास में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। आई नो इट बिकॉज ऑफ हिम, थ्रू हिम ओनली। ठीक है, तो ये अभी हमारे किसी काम का नहीं है, बट ये हमको ध्यान में रखना है कि जब रिस्टोर हो गया तो अभी क्या करना है, फ्रेश स्टार्ट। फ्रेश स्टार्ट का मतलब उसकी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं मेंटेन करेंगे। राइट, ठीक। संजना अभी आ रही है, आवाज थोड़ी क्लियर हुई है? हाँ थोड़ी बेटर है पहले। चली गई क्या? चलो, आई शेयर द रिकॉर्डिंग। ठीक है, अगर आपको बीच में दिक्कत हो रही है तो आई शेयर द रिकॉर्डिंग। ठीक है, अब फ्रेश स्टार्ट के बाद फिर से भटक जाए क्या? नहीं, अभी भटकेंगे नहीं। Measures for dealing with children in conflict with law without restoring to judicial proceeding shall be promoted unless it is in the best interest of child or society as a whole. Basically, ये जो principle of diversion है, ये क्या कहता है? ये कहता है कि जो भी हमारे मेजर्स हैं चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट को लेके, ये हमें कोशिश करनी है कि टिपिकल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में जाने की जरूरत ना पड़े। हम इसके बजाय कोई ऑल्टरनेटिव प्रोसीडिंग्स की आड़ ले लें। मतलब क्या कहना चाहते हैं? कोई कंपाउंडेबल टाइप ऑफेंस है, ठीक है, हल्की फुल्की हाथापाई हुई, मारा मारी हुई, या चोरी है, 420 मान लीजिए, चलिए हल्की फुल्की। इन सच सिनेरियो बोर्ड, जो ये देखो, एक सबसे बड़ी बात यहाँ पे अंडरलाइन करना, ये स्पेसिफिकली चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात करता है। प्रिंसिपल ऑफ डाइवर्जन, प्रिंसिपल ऑफ डाइवर्जन ये कहता है कि भाई जो भी आपकी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स हैं, कोशिश ये करनी है कि हमें उनको अपनाना ना पड़े। सीआरपीसी प्रॉपर जो दंड है उन सब में ना जाकर क्या कोशिश करनी है कि उनको कोई ऑल्टरनेट रिलीफ या रेमेडी या कोई सजा, जैसे फाइन, एडमोनिशन, है ना, ये सब चीजें हम क्या कर दें, ये सब चीजें हम कंसिडर करें, और उनके रिहैबिलिटेशन की तरफ हम क्या करें, स्टेप्स बढ़ाएं, rather than sending them to jail, rather than putting them कि भाई आपके ऊपर इतना दंड दिया जाता है ना। हमारा को क्या करना है, हमें ऑल्टरनेट प्रोसेसेस को एंटरटेन ज्यादा करना है। ये जो प्रिंसिपल नंबर 15 है, ये स्पेसिफिकली किसके बारे में है? चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ। ठीक है, चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ के संबंध में ये पॉइंट ध्यान में रखना है, और यहाँ पे डाइवर्जन याद रखना है। अब देखो, 15 हमने बिल्कुल याद कर लिया है, आई होप आप चाहिए। हल्का सा रिकॉल करेंगे। सबसे पहले क्या था? आईडी, आईडी दिखा के क्या किया? पार्टिसिपेशन। हाँ, फिर पार्टिसिपेशन में क्या हुआ? बेस्ट
बेस्ट इंटरेस्ट बेस्ट कब होता है, कौन आ जाता है? फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटी, हाँ, और फैमिली क्या करती है? सेफ्टी, करेगी। और सेफ्टी के साथ पॉजिटिव मेजर्स, पॉजिटिव मेजर्स और नॉन स्टिग्मेटाइजेशन, है ना, उनको कलंकित नहीं करती है। ठीक, फिर यहाँ पर इसके बाद हमने क्या देखा, अब बच्चे ने क्या कर दिया, बच्चे ने नॉन वेव, वेव कर दिया अपना राइट टू इक्वालिटी एंड प्राइवेसी। ठीक है, राइट, बच्चे ने वेव कर दिया अपना राइट टू इक्वालिटी प्राइवेसी। तो अब क्या करना पड़ेगा, किस प्रिंसिपल की जरूरत पड़ेगी? इंस्टीट्यूशन। हाँ, उसको हमें इंस्टीट्यूशन में भेजना है। अब इंस्टीट्यूशन क्या करता है, रिस्टोर, उसको रिस्टोर कर देगा। बिल्कुल सही बात है। और फिर रिस्टोर होने के बाद क्या होगा, बच्चा क्या करेगा? भाई फिर तो फ्रेश स्टार्ट होनी है। अब फ्रेश स्टार्ट होगी, डाइवर्जन नहीं होना चाहिए, है ना, और तभी हमें क्या मिलेगी, नेचुरल जस्टिस, आखिरी सिद्धांत। ठीक है, प्रिंसिपल नंबर 16 नेचुरल जस्टिस। आई होप आपको इसी क्लास में पूरा सेक्शन 3 एक एक प्रिंसिपल याद हो गया होगा।